जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को समझ लिया है। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर इस चैप्टर की वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट की वीडियो को और सेकंड पार्ट की वीडियो को जरूर देख लें, जब भी जाके आपको थर्ड पार्ट की वीडियो में जो भी टॉपिक आपको समझाया जाएगा वो समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि भाई हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जब सेकंड पार्ट की वीडियो में, पिछली वीडियो में जो हम लास्ट टॉपिक समझे थे, जिसमें हमने बात किया था कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे, यानी कि अच्छे तरीके से हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे, जैसे कि मोहरों का निर्माण करना, पाटों का निर्माण करते थे वो, है ना। इसके अलावा मनके बनाते थे, बहुत सारे आभूषणों का निर्माण करते थे वो, तो ये सब उनके शिल्प कार्य में आ जाता था। अब शिल्प उत्पादन करते समय उनको ना बहुत सारे कच्चे माल की जरूरत होती थी, रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि मान लो सूती वस्त्र बनाना है, तो सूती वस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा, कपास होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपकी फैक्ट्री होगी, जहाँ पे हड़प्पावासियों की फैक्ट्री रही होगी, वहाँ पे उनको कच्चा माल मिलता नहीं होगा, कच्चा माल वो कहीं और से मंगाते होंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो मिल जाती होगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो फैक्ट्रियों के आसपास या जहाँ पे हड़प्पावासियों का उत्पादन केंद्र रहा होगा वहाँ पे उनको नहीं मिलता होगा, तो उसको क्या करते होंगे, बाहरी इलाकों से मंगाते होंगे। तो फर्स्ट मतलब जो आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसमें हम यही समझने वाले हैं कि हड़प्पावासी बाहरी इलाकों से कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते थे। सो दोस्तों पहला जो तरीका हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अपनाते थे वो था बस्तियाँ स्थापित करना। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर में फैक्ट्री है, मान लीजिए कि आपका सूती वस्त्र की फैक्ट्री है, ठीक है। अब सूती वस्त्र बनाने के लिए आपको कपास की जरूरत पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली में कपास की खेती तो होती नहीं है, तो आप कहाँ से मंगाएंगे, बाहर से मंगाएंगे, किसी ग्रामीण इलाके से मंगाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, जहाँ से आप मान लीजिए कि आप बिहार से आप कपास मंगा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कुछ लोगों का, अपने सगे संबंधी लोगों की बस्तियां बना सकते हैं बिहार में, ठीक है, जो आपको जानते हैं, और वहाँ पे बस्तियां स्थापित करके आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों से आप संबंध भी बना सकते हैं, अच्छे संपर्क बना सकते हैं, और आसानी से आप कच्चे माल को वहाँ से मंगवा सकते हैं, है ना। तो हड़प्पावासी भी यही तरीका अपनाते थे। हड़प्पावासी उन स्थानों पर बस्तियों की स्थापना करवाते थे जहाँ से वो कच्चे माल को आसानी से मंगा सके। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट की बात करेंगे। नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, बालाकोट तो इस समय पाकिस्तान में है, नागेश्वर जो है गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते थे, वो संघ की प्राप्ति करते थे और यहाँ पे बस्तियाँ स्थापित करवाई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान का सोरतुगई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है ये, अफगानिस्तान का सोरतुगई, जहाँ से लाजवर्द मणि मंगाने के लिए क्या मंगाते थे, लाजवर्द मणि, इसको हम नील मणि भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती माना जाता था। और लाजवर्द मणि मंगाने के लिए अफगानिस्तान के सोरतुगई में बस्तियों की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम गुजरात में भरौच की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे कार्निलियन मंगाने के लिए क्या किया, बस्तियाँ बनाई। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान तथा हम उत्तरी गुजरात की बात करें तो यहाँ से सिलखड़ी मंगाते थे। आपको पता है कि हड़प्पाई मोहरों का निर्माण सिलखड़ी नामक पत्थर से ही किया जाता था। इसके अलावा हम राजस्थान की बात कर सकते हैं, तो राजस्थान से बहुत सारे धातुओं को मंगाने के लिए बस्तियाँ स्थापित की गई थी। तो ये ऐसे नाम है जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए हड़प्पावासियों ने क्या किया था, बस्तियों की स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तरीका था वो था अभियान भेजना। अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे चुनाव के समय में क्या होता है, चुनाव अभियान चलाया जाता है, जिसमें नेता लोग क्या करते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, पैम्पलेट बांटते हैं, उनके पैर छूते हैं, है ना, और उनसे वोट मांगते हैं। तो ये हो गया अभियान चलाना। अब इसमें क्या होता था, हड़प्पावासी भी कुछ ऐसा करते थे। हड़प्पावासी क्या करते थे, अपने लोगों का समूह या लोगों का ग्रुप एक अभियान के रूप में दूसरी जगह पे भेजते थे। और अभियान भेजने से क्या होता था कि दूसरे लोगों से ना संपर्क स्थापित की जाती थी। जैसे कि चुनाव के समय में नेता लोग क्या करते हैं, अभियान चलाते हैं और आम लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं। तो इसी तरीके से हड़प्पावासी भी क्या करते थे, अभियान भेज के लोगों से संपर्क बना के कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। अब देखिए कहाँ कहाँ पे अभियान भेजे गए थे, तो राजस्थान का खेतरी अंचल एक जगह था जहाँ से तांबा मंगाने के लिए उन्होंने क्या किया, अभियान भेजा, राजस्थान के खेतरी अंचल से। इसके अलावा दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत से सोना मंगाने के लिए क्या किया था, अभियान भेजा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना है कि खेतरी क्षेत्र में जो भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, खेतरी जो क्षेत्र राजस्थान का जो खेतरी अंचल था, वहाँ से जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं उसको पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है। इसको हड़प्पा संस्कृति से अलग माना गया है। और यहाँ की, क्योंकि यहाँ की जो भी बर्तन वगैरह मिले थे, जो मृत भांड मिले थे, वो थोड़ी अलग संस्कृति की थी, इसीलिए इसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम इतिहासकारों ने दिया है। तो आपको बता दिया भाई, हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दो नीतियाँ अपनाते थे, बस्तियाँ स्थापित करवाते थे और इसके अलावा अभियान भी भेजते थे।
दोस्तों अब हम बात करेंगे हड़प्पा वासियों का विदेशी संबंध, या इसको हम हड़प्पा वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दे रखा है वो है हड़प्पा वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो देखिए हड़प्पा वासियों ने क्या विदेशी संबंध भी बनाए थे, क्या जो हड़प्पाई क्षेत्र जो भारत में है उसके बाहर भी उन्होंने क्या किया था, विदेशी संबंध बनाए थे या नहीं बनाए थे, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा वासियों ने क्या किया था, विदेशी संबंध भी स्थापित किए थे, यानी कि दूसरे देशों से भी संबंध बना रखे थे। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ओमान। ओमान एक देश है, ठीक है। तो ओमान से उन्होंने क्या किया था, तांबा मंगाया था, ठीक है। अब इस बात का पता कैसे लगा कि हड़प्पा वासियों ने तांबा ओमान से ही मंगाया होगा? तो भाई जब रासायनिक विश्लेषण किया गया, जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया ओमानी तांबे का और हड़प्पाई तांबे का, तो दोनों में ही निकल के अंश पाए गए थे, ठीक है। एक रासायनिक नाम कह सकते हैं या रासायनिक पदार्थ कह सकते हैं जो कि तांबे में होता है। तो निकल के अंश मिलने से हड़प्पा मतलब जो इतिहासकार थे उन्होंने पता लगा लिया कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से मंगाते थे, ओमान से मंगाते थे। इसके अलावा एक मर्तबान भी मिला है, मर्तबान यानी कि मिट्टी का बर्तन, जो कि एक जो मर्तबान मिला था, ठीक है, वो एक हड़प्पाई मर्तबान है जिसपे काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई थी और ये पाया गया ओमान से। कहाँ से मिला ये मर्तबान? ओमान से मिला। तो इस बात का भी अनुमान लगा लिया गया कि भाई हड़प्पावासी क्या करते होंगे, इस मर्तबान का इस्तेमाल तरल पदार्थों को लाने ले जाने के लिए करते होंगे, या फिर तांबे के बदले वस्तुओं का विनिमय इस मर्तबान के माध्यम से होता होगा, ठीक है। कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया है। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेलुआ, ठीक है। मेलुआ जो है ना, एक हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया शब्द था, जो कि मेसोपोटामिया के ग्रंथ में किया गया था। तो इससे ये समझ में आता है कि मेसोपोटामिया वासियों के साथ भी हड़प्पा वासियों ने क्या किया था, व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये बता दी। इसके अलावा जो कई हड़प्पाई मोहरे हैं, जैसे कि आप चित्र में देख भी सकते हैं, कई हड़प्पाई मोहरों पे नाव के चित्र, जहाज़ों के चित्र मिले हैं, जो कि क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि नाव और जहाज़ों का इस्तेमाल दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए होता होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप बता दें हड़प्पा वासियों के विदेशी संबंध में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए हड़प्पा वासियों के विदेशी संबंध के। दोस्तों हम बात करेंगे मोहरे लिपि तथा बाट, जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी बुक में टॉपिक नंबर 7 है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले हम हड़प्पाई मोहरों की बात करने वाले हैं। देखिए हड़प्पाई मोहरे, सबसे पहले मोहरे होती क्या है? देखिए स्टैम्प समझ सकते हैं आप, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल से आप किसी लेटर पे या किसी कागजात पे स्टैम्प लगवाते होंगे, है ना, वो है मोहरे, ठीक है, हम इसको मोहर कहते हैं। तो ये जो हड़प्पाई मोहरे थी वो किस तरीके से बनाई जाती थी और इसका इस्तेमाल क्या किस लिए होता था, उसकी हम बात इस टॉपिक में करने वाले। देखिए हड़प्पाई मोहरों का जो निर्माण था ना, वो शेलखड़ी नामक पत्थर से किया जाता था और इसका इस्तेमाल लंबी दूरी के जो संपर्क है या लंबी दूरी के जो व्यापार थे उसको सुविधाजनक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में एक व्यक्ति है जिसको अपनी सामान की एक पोटली को ना दूसरे गाँव भेजना है, ठीक है। तो क्या करेगा, अपने सामान की पोटली को बहुत अच्छे तरीके से बांध देगा, उसके मुंह को बांध देगा और उसके मुंह पे क्या करेगा, एक स्टैंप लगा देगा, ठीक है, एक मोहर लगा देगा। अब मोहर जो लगाया गया है उसको क्या किया उसने, उस सामान को दूसरी जगह पे भेज दिया, ठीक है। अब जब मोहर का निशान जो लगाया गया था, मान लो कि उस मोहर के निशान में कोई बदलाव नहीं हुआ जो उसने लगाया था उस व्यक्ति ने, तो इससे क्या पता लग जाएगा कि उस पोटली के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन अगर जो मोहर उस व्यक्ति ने लगाया था उसके साथ कुछ भी बदलाव हो गया, उस मोहर का कोई निशान मिट गया या कुछ भी हो गया, तो ये पता लगा लिया जाएगा कि हाँ भाई इस पोटली के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, इसमें से सामान कुछ गायब किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से लंबी दूरी वाले व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए हड़प्पावासी मोहरों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि की। देखिए हड़प्पाई लिपि समझते हैं, लिखने का एक विधि है लिपि। जैसे कि आपको पता है हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको हम देवनागरी लिपि बोलते हैं, संस्कृत भाषा की जो लिपि है उसको भी हम देवनागरी लिपि ही बोलते हैं ना। तो हड़प्पाई लिपि जो है उसकी क्या विशेषताएं थी, आपको पता है कि भाई हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, ठीक है। तो हड़प्पाई लिपि की विशेषता में जो हम पहला पॉइंट बताएंगे वो है एक रहस्यमय लिपि। देखिए हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है क्योंकि इस लिपि का अध्ययन अभी तक विद्वान नहीं कर पाए हैं, है ना। उसके बाद हम बता सकते हैं चित्रमय लिपि। देखिए हड़प्पाई लिपि को एक चित्रमय लिपि बोला गया है, मतलब चित्रमय लिपि था ये, क्योंकि इसमें क्या था कि जितने भी शब्द मतलब कुछ भी इसमें दर्शाया जाता था ना, तो चित्रों के माध्यम से ही दर्शाया जाता था,
ठीक है। तो इसीलिए इस लिपि को हम क्या बोलते हैं, चित्रमय लिपि बोलते हैं। इसके अलावा चिन्हों की संख्या हम बता सकते हैं भाई, हड़प्पा लिपि में जो चिन्हों की संख्या थी ना वो 375 से लेके 400 के बीच में थी। जैसे कि अब आप इंग्लिश की ही बात कर लो, अब इंग्लिश में कितने शब्द आपको कितने चिन्ह सीखने होते हैं, 26, है ना। इसी तरीके से आप अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें लगभग आप 48 से 52 के आसपास, है ना, इतने चिन्ह सीखने होते हैं। इसके अलावा हम मतलब जैसे कि हड़प्पा लिपि की बात करें तो 375 से लेके 400 चिन्हों की संख्या थी। और हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है ना उसमें 26 चिन्ह थे, ठीक है। आखिरी पॉइंट हम बताएंगे दाईं से बाईं ओर लिखा जाना। जो हड़प्पा लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि आप अगर हिंदी भाषा हम जो लिखते हैं वो बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं, बाएं हाथ की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं और दाईं ओर ख़त्म करते हैं। लेकिन हड़प्पावासी क्या करते थे, दाईं ओर से लिखना स्टार्ट करते थे और बाईं ओर ख़त्म करते थे। तो हड़प्पा लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों हम बात करेंगे हड़प्पाई बाट की विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाट समझते होंगे, बाट बिहार में इसको बट्टा बोलते हैं, जिसको हम तौलने के लिए तराजू बट्टा होता है ना। अब तो भाई कंप्यूटर वाले तराजू आ गए हैं, लेकिन पहले हम क्या करते थे, वो कांटे वाली तराजू का इस्तेमाल करते थे जिसमें हम बट्टे का इस्तेमाल किया करते थे, है ना, बाट जिसको हम बोलते हैं। तो हड़प्पावासी भी क्या करते थे, चीज़ों को तौलने के लिए बाटों का इस्तेमाल किया करते थे। अब ये जो बाट थे वो चट नामक पत्थर से बने होते थे। अब ये चट नामक पत्थर भाई आप कहाँ से दिखाऊं मैं, चित्र वगैरह कुछ मिले ही नहीं मेरे को, गूगल पे भी सर्च किया मैं, ठीक है। तो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये होते थे घनाकार, ठीक है। चट नामक पत्थर से बनते थे, घनाकार होते थे। इसके अलावा जो इसका निचला मानदंड था, मतलब आपको पता है कि भाई बाट के 2 भाग होंगे, जो निचला भाग था वो कहीं ना कहीं द्वि आधारित था, जिसपे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे 2 से कटने वाली जो संख्याएं थी वो लिखी हुई थी। इसके अलावा ऊपरी मानदंड की हम बात करें, जो ऊपरी भाग था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था और दशमलव प्रणाली के अनुसार उस पर जो अंक थे वो लिखे गए थे, जैसे कि 10, 100, है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से। और जो छोटे बाट थे उसका प्रयोग आभूषणों को और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। तो ये आप हड़प्पाई बाटों के बारे में जो भी पॉइंट्स है उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी टॉपिक मेरे को समझाने थे आज की वीडियो में मैंने समझा दिया है। बाकी आगे की जो वीडियो मतलब आगे की जो टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली